दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई भी बात करने से पहले थोड़ा सा पिछले सेशन का थोड़ा ये बचा हुआ था कि जो नियोलिथिक कल्चर है उसमें या नियोलिथिक एज है उसमें किस तरीके का मानव जीवन था। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग नियोलिथिक एज में मानव जीवन की बात करें तो इस समय तक, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, स्वावलंबी लघु ग्राम समुदाय का उदय हो चुका था। लघु ग्राम समुदाय का मतलब कि इस समय के जो गांव थे वो अपेक्षाकृत थोड़े छोटे थे। ठीक है, अब चूंकि गांवों का उदय हो चुका था इसलिए निश्चित तौर पे लोग एक ही जगह रह रहे थे। जाहिर सी बात है, गांव में लोग एक ही जगह पे रहते हैं और उनका ऐसा सेटअप हो गया होता है कि वह उनको छोड़ किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक, और लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस समय भी ये लोग पहाड़ी इलाकों में ही बसे हुए थे। रीजन बिंग ये कि इनको औजार बनाने के लिए पत्थर चाहिए, और जब पत्थर चाहिए तो वो पत्थर पहाड़ों के आसपास ही मिलेंगे, समतल भूमि में तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में समतल भूमि के बारे में। और सबसे पुराने कृषक समुदाय नियोलिथिक एज में ही मिलते हैं, इसलिए इस समय तक जो कृषि प्रेरित आहार की प्राप्ति होने लगी थी, कृषि से खाद्यान्न उत्पादन किया जाने लगा था। लेकिन ध्यान देना यह है कि जो इस समय इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्वाह स्तर की ही थी। मतलब कि अधिशेष नहीं बच पा रहा था जिससे कि नगरीय जीवन में प्रवेश किया जा सके, ठीक है, ये सबसे खास बात है इसकी। तो निर्वाह स्तर की ही बनी रही। आरंभिक कृषक समुदाय के अस्थि अवशेष में रोगों में काफी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ये लोग थे ना, नियोलिथिक कल्चर के लोग थे, इनमें इनकी जो अस्थियां हैं ना, इनमें बहुत सारे रोगों के लक्षण मिलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो इनके अस्थियां हैं, अस्थि अवशेष में रोगों के बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। प्रारंभ में ये हस्तनिर्मित मृद भांड का प्रयोग करते थे और इस समय तक चाक का निर्माण हो चुका था, पहिए का निर्माण हो चुका था। इसलिए बाद में ये लोग चाक निर्मित जो है कि इसका प्रयोग करने लगे थे। ठीक, चाक निर्मित मृद भांडों का प्रयोग करने लगे थे और इसी चाक निर्मित मृद भांड के कारण ही कुंभकारी का विकास हुआ। अब देखिए, यहाँ से कुछ हम लोग नई चीजें देखेंगे, जो कि सामान्य तौर पे पुस्तकों में नहीं दी गई रहती है। ठीक, और इनके जो मृद भांड है इन पे चित्रण का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान देना है। चित्रकारी से युक्त भी मृद भांड पाए गए हैं जिन पे फूल पत्तियां बनी हुई हैं। चलिए, अब श्रम विभाजन क्या था? विद्यमान था। अगर हम लोग श्रम विभाजन की बात करें तो जो पुरुष वर्ग था वह आखेट करता था और जो महिला वर्ग थी यह आहार का संग्रहण करती थी। ठीक है, अब ये आहार के संग्रहण करने से देखिए दो चीजें हैं, जो भी अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे थोड़ा हायर स्टडीज में, तो ये जो आहार संग्रहण है, आहार संग्रहण से दो तीन हाइपोथेसिस निकल के आते हैं पुरातत्वविद और इतिहासकारों में। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं, चूंकि आहार संग्रह करती थी महिलाएं ही, तो इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि कृषि संबंधी आरंभिक प्रयोग महिलाओं द्वारा ही किए गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप भीम बेटिका की गुफाओं में देखेंगे, आप कहाँ पे देखेंगे? भीम बेटिका की गुफाओं में देखेंगे तो वहां पे जो चित्र बनाए गए हैं, वहां पे जो शैल चित्र उकेरे गए हैं, महिलाओं को खाद्यान्नों का संग्रहण करते दिखाया गया है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो खाद्यान्नों का संग्रहण कर रहे हैं वह निश्चित तौर पे ऐसे खाद्यान्नों के बारे में उनकी अधिक जानकारी होगी पुरुषों की तुलना में, जो कि खाने योग्य होंगे। तो जब ऐसे उपकरण बने कि जंगलों की कटाई करके फसल उगाया जा सके, तो महिलाओं की उसमें प्रमुख भूमिका रही होगी।
उन जो जंगली फसलों को वो इकट्ठा करती थी आहार के रूप में, तो वो कृषि में उसका प्रयोग कर लेते रहे होंगे। ये उनकी आरंभिक भूमिका इसलिए कृषि में दिखाई देती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इतिहासकारों में ये हाइपोथेसिस है एक महत्व इस पे। अच्छा, हाइपोथेसिस केवल इस स्तर पे नहीं है कि यह एक केवल मत है, बल्कि इस पे उनकी साझी सहमति भी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पे उनकी साझी सहमति है कि आरंभिक तौर पे जो कृषि का विकास किया गया, कृषि का प्रयोग किया गया, वह महिलाओं के द्वारा किया गया। चलिए, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि महिलाओं में मृद भांड निर्माण की आरंभिक तकनीक का विकास में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो खाद्यान्न संग्रहण कर रहे हैं, खाद्यान्न संग्रहण कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे उसे तुरंत तो खा नहीं जाते रहे होंगे, उसको थोड़े दिनों के लिए भी इकट्ठा करते रहे। तो वो इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया रही, उस इकट्ठा करने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे बर्तनों की आवश्यकता हुई जिनमें वो उसे इकट्ठा कर सके। तो जब जैसा कि हम लोगों ने देखा था पहले भी कि हाथ से पहले बनते थे, फिर बाद में चाक निर्मित होने लगे, तो हाथ से ही उन्होंने कुछ ऐसे बर्तनों को बनाया होगा जिसमें कि वो उन खाद्यान्नों को रख सके। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस है जिसपे कि साझी सहमति है। तो महिलाओं के संदर्भ में ये दो बातें हमें ध्यान रखना है। अगर कभी स्टेटमेंट में आ जाए तो इन दो चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब टेराकोटा की मातृ देवी प्रतिमा है, टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण केंद्रों से मिलती है। जो कि ये मातृ देवी की प्रतिमा है, यह प्रजनन और उर्वरता मतलब जो कृषि कार्य वगैरह है, इसमें उर्वरता, अधिक उपज की और प्रजनन की, ठीक है, इसे देवी माना जाता है। मातृ देवी को उर्वरता और प्रजनन से संबंधित किया जाता है और सभी महत्वपूर्ण केंद्रों से इनकी प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग आगे देखें तो कब्र में अन्य प्रकार के सामग्रियों के साथ आहार मिलता है। तो इसका मतलब पूर्व के मतलब मृत्यु के बाद के जीवन में इनमें विश्वास था। संभवतः सामाजिक श्रेणीकरण विद्यमान था। अब सामाजिक श्रेणीकरण कैसे कह सकते हैं? मतलब सामाजिक श्रेणीकरण को हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ग विभिन्नता की अवधारणा विद्यमान थी। अब ये किस तरीके से कह सकते हैं? क्योंकि कुछ मकानों के आकार में भिन्नता है। पहला बात हम ये देख सकते हैं कि मकानों के आकार में भिन्नता है। दूसरा, शवों के साथ साथ जो दफन की गई वस्तुएं हैं उनमें भी भिन्नता है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है, संभावना ये बन रही है कि सामाजिक श्रेणीकरण विद्यमान था संभवतः। ठीक, मकानों के आकारों में भिन्नता है और शवों के साथ जो दफन की गई वस्तुएं हैं उनमें भिन्नता है। समकालीन नगरीय संस्कृतियों के साथ इनका संबंध था। अब समकालीन, अब देखिए यही से अब ये हमें पढ़ना भी क्यों जरूरी था? क्योंकि हमें इसे कोरिलेट करना है। किससे? हड़प्पा सिविलाइजेशन से। ठीक, तो समकालीन नगरीय संस्कृतियों के साथ इनका संबंध था। जब समकालीन नगरीय संस्कृतियों के साथ इनका संबंध कैसे तय होता है? क्योंकि इनके पास ये जो हड़प्पन, आप ये कह सकते हैं जो नियोलिथिक एज के, जो नियोलिथिक कल्चर था, जो नियोलिथिक सिविलाइजेशन था, यहाँ पे इनका विस्तार ताम्र पाषाण जो है कि ताम्र खादान वाले क्षेत्रों में नहीं था, लेकिन यहाँ पे तांबे भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलते हैं। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान में पाया जाता था लेपिस लेजुली, यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इनका उन क्षेत्रों से संपर्क रहा होगा और ये जो क्षेत्र हैं ये नगरीय सभ्यता के क्षेत्र कहे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि नवपाषाण काल का जो संबंध था, इन स्थलों का संबंध समकालीन नगरीय संस्कृतियों से संबंधित था और इसलिए ये लंबी दूरी का व्यापार विनिमय भी करते थे। ठीक है, लंबी मतलब व्यापार विनिमय बार्टर सिस्टम में ये होता है। सामान्य तौर पे आप भी किसी भी शॉप पे जाते हैं तो आपको मान लीजिए बुक चाहिए होता है, तो आप दे देते हैं, उन्हें कुछ पैसा दे देते हैं और बुक ले लेते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम अगर रहता तो आप जाते, तो अगर आपको मान लीजिए कि बुक की आवश्यकता है और दुकानदार को पेन की आवश्यकता है, तो आप उस बुक के कीमत के बराबर पेन देते,
फिर वो दुकानदार आपको बुक दे देता। तो ये बार्टर सिस्टम है। तो इसी तरीके का व्यापार उस समय होता था, वस्तु विनिमय व्यापार होता था। तो नगरीय जो है कि सभ्यताओं के साथ इनका साक्ष्य मिलता है, संबंध मिलता है। चलिए, नाव निर्माण करते थे, नाव का निर्माण करते थे। डोंगी का निर्माण पहले ही हो चुका था। आप लोगों ने देखा होगा, मध्य पाषाण काल पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि डोंगी का निर्माण वहां पे कर चुके थे, लेकिन नव पाषाण काल में ये नाव का निर्माण कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नाव का निर्माण करते थे, इसका मतलब ये समुद्र यात्रा भी करते थे, जाहिर सी बात है। रुई और ऊन से ये सूत काटते थे और कपड़े बुनते थे। हम लोगों ने देखा कि साउथ में कपड़े का जो है, कपड़े बनाने की जो है, कपड़े बनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक, पालिशदार घिसे हुए कुल्हाड़ी और बसुले सेल्ट, ये सब इन सब के नियोलिथिक एज के प्रमुख हथियार थे, इनका प्रयोग करते थे, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हड्डियों के औजार का भी प्रयोग होता था। इनके साक्ष्य बुर्जा होम, चिरांद, पलवाय इत्यादि से मिले हुए हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। गर्तावास ये मुख्यतया कश्मीर, सरायखोला और नागार्जुनी कोंड से मिलती है। अब मुख्य विशेषता किसकी है? यह कश्मीर के स्थलों की है। गर्तावास नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता रही है और कश्मीर के स्थलों की रही, लेकिन इसके साथ साथ यह सरायखोला भी मिला हुआ है और नागार्जुनी कोंड में भी यह मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण के नव पाषाण काल की विशेषता क्या है? नियोलिथिक एज की विशेषता, यहाँ पे ध्यान रखना है। दक्षिण में नव पाषाण काल की विशेषता बदल जाती है, जबकि इसमें नहीं बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पशुपालक जो शिविर थे, उनसे अस्थायी कृषक जीवन शैली की ओर संक्रमण का संकेत मिलता है। पशुपालक जो शिविर थे, उनसे अस्थायी कृषक जीवन शैली की ओर संक्रमण का संकेत मिलता है। किंतु ध्यान देना है कि लेकिन कृषि संबंधित प्रमाण नगण्य मात्रा में प्राप्त होते हैं। संकेत मिलता है, जो भी हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं रागी वगैरह का, बाजरा का, ठीक है, कुल्थी का, गेहूं का, जौ का, चना का, ये बहुत ही नगण्य मात्रा में मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृषि जो था वह अभी पशुपालन से, आप यहाँ पे समझिए, अभी यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से जो एग्रीकल्चर था, यह एक संक्रमण की अवस्था में था। ठीक है, यह संक्रमण की अवस्था में था, तो इसलिए साक्ष्य नगण्य मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखिएगा। राख के टीले वाले जो स्थल हैं अनिवार्य रूप से सबसे प्राचीन है, लेकिन जो है कि यह केवल और केवल नव पाषाण काल से ही संबंधित नहीं है, बाद के कालों से भी यह संबंधित रहे हैं। ठीक, पशु अवशेषों में मुख्यतः मवेशी अवशेष प्राप्त होते हैं और अन्य, इसलिए क्या है कि यहाँ पे अगर मुख्य पशु की बात करी जाए तो यह मवेशी ही था। ठीक है, यहाँ पे मुख्य पशु मवेशी था। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो कृषि है वो ट्रांजिशन पीरियड में रही है, कृषि के साक्ष्य बहुत अधिक नहीं मिलते हैं। जो राख के टीले हैं वह अनिवार्य रूप से सबसे प्राचीन जो है कि रहे हैं, लेकिन केवल और केवल वह नियोलिथिक एज से ही संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पशु अवशेष मिलते हैं, उनमें मुख्यतः मवेशी है, जिससे कि जो है कि दूध वगैरह की प्राप्ति होती थी। घोड़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं नव पाषाण काल में। ठीक है, नव पाषाण काल में यहाँ पे घोड़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मुर्गा पालन की शुरुआत होती है। पोल्ट्री फार्म, जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो जानते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो मुर्गा पालन की शुरुआत देखी जाती है सबसे पहले नव पाषाण काल में देखी जाती है। कहाँ पे देखी जाती है? साउथ इंडिया में देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कांसे या तांबे के वस्तु प्राप्त होते हैं, अतः यहाँ पे, लेकिन यह ध्यान देना है कि ताम्र प्रगलन, जहाँ पे कि तांबे को पिघलाया जाता है, उसके साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन कांसे और तांबे के वस्तु प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से मंगाए जाते रहे होंगे, अतः यहाँ पे भी लंबी दूरी का व्यापार विनिमय होता था। लंबी दूरी का व्यापार विनिमय होता था। ठीक, लंबी दूरी का व्यापार विनिमय होता था हड़प्पा सभ्यता के साथ। चलिए आगे चलते हैं। पशुपालन, कृषि और राखेट तीनों यहाँ पे जीवन निर्वाह के साधन थे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो कृषि है, कृषि का साक्ष्य बहुत नगण्य मात्रा में मिलता है। ठीक, चलिए यहाँ पे डोलेमन या महापाषाण समाधियाँ संपूर्ण विश्व में नव पाषाण काल की विशेषता है। डोलेमन क्या होता है? देखिए,
कई प्रकार की महापाषाण कब्रों की बात होती है जब साउथ इंडिया में, तो वो हालांकि साउथ इंडिया में ही केवल उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, आपके उत्तर भारत में भी मिलते हैं, मिर्ज़ापुर में, कश्मीर वगैरह से भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर से भी मिले हुए। लेकिन डोलेमन किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि नीचे ये मान लीजिए आपका स्थल हो गया, ये आपका स्थल क्षेत्र हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कोई कब्र हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई कब्र हो गया। ठीक, अब देखिए डोलेमन इसे कहेंगे। अब यहाँ पे पत्थर के खंभे गाड़ दिए गए और इस पे एक बड़ा सा इस पे पत्थर रख दिया गया, जिससे कि क्या हो जाए, ये ढक जाए, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा ढक जाए। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, डोलेमन कहते हैं। और इस प्रकार के डोलेमन संपूर्ण विश्व में, ध्यान रखिएगा, ये सामान्य पुस्तकों में थोड़ा हायर स्टडीज करेंगे आप तो ऐसे पुस्तकों में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के डोलेमन संपूर्ण विश्व में नवपाषाण काल की विशेषता है। चलिए अब हम हड़प्पा पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि मोहनजोदड़ो मेहरगढ़। ठीक, यहाँ से हम इसे कोरिलेट करते हैं कि मेहरगढ़ में यहाँ पे सबसे पहले लगभग 7000 BC में 7 के BC में यहाँ पे लोगों ने स्थायी निवास शुरू किया था। यहाँ पे तमाम चीज़ें हुई। सबसे पहले यहाँ पे जो है कि कृषि की सामान्य तौर पे, हालांकि लहुरा देव माना जाता है, तो यहाँ पे आरंभिक कृषक समुदाय रहे, यहाँ पे गांव बसे। ठीक है, यहाँ पे अन्नागार के अवशेष मिले भंडारण के लिए, यहाँ पे आयताकार मकान बनाए गए कच्ची मिट्टी के, यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो बागोर में मिलता है, आदमगढ़ में मिलता है। ठीक है, ये पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, लहुरा देव में मिलता है। ठीक है, लेकिन पशुपालन और कृषि दोनों का एक साथ सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो मेहरगढ़ में मिलता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मेहरगढ़ में लोग आए। मेहरगढ़ में जब लोग आए तो लेकिन मेहरगढ़ से 7 सांस्कृतिक विन्यास प्राप्त होता है। 7 सांस्कृतिक विन्यास प्राप्त होता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। 7 सांस्कृतिक विन्यास का मतलब यहाँ पे 7 बार बसावट हुई। कब, नियोलिथिक एज के समय। कब, नियोलिथिक एज में ही। ठीक है, नियोलिथिक एज के समय। ठीक है, 7 बार सांस्कृतिक बसावट हुई। लेकिन आप समझिए कि 2500 के आसपास, 2.5 के BC के आसपास, ठीक है, 2500 आसपास, ये लोग मेहरगढ़ से कहीं और चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं ये लोग? मेहरगढ़ से चले जाते हैं नौसारो। मेहरगढ़ से थोड़ी दूरी पे ये लोग नौसारो चले जाते हैं, और नौसारो के क्षेत्र में कई सारी जो है कि वो जैसे यहाँ पे हो गया कुल्ली हो गया, नाल हो गया। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं और नौसारो चले जाते हैं। ठीक है, नौसारो चले जाते हैं और इन सब क्षेत्रों में निवास करते हैं। और ये जो नौसारो का क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? ताम्रपाषाण क्षेत्र है, ताम्रपाषाण क्षेत्र है। ठीक है, तो यहीं पे जब बाद में जब खोज होने लगा तो एक हिस्टोरियन है पाकिस्तान के, रफीक मुगल। ठीक है, रफीक मुगल यहीं पे ये जो ताम्रपाषाण क्षेत्र है, इन ताम्रपाषाण क्षेत्र में जो भी स्थल पाए गए, रफीक मुगल इन सभी स्थलों को कहते हैं प्रोटो हड़प्पन कहते हैं, प्रोटो हड़प्पन कहते हैं, या इसी प्रोटो हड़प्पन को क्या कहा जाता है? इसी प्रोटो हड़प्पन कहा जाता है प्राक हड़प्पा। इसी प्रोटो हड़प्पा को कहा जाता है प्राक हड़प्पा। अच्छा, एक चीज हमें ध्यान देना है कि ये जो प्राक हड़प्पा थी, ये जो प्राक हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी या सभ्यता थी जो कि ताम्रपाषाण से संबंधित है, यह किसने? रफीक मुगल ने खोजा था। और ये कौन सी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, ये कौन सी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी। इतना हम लोगों को कंफर्म हो गया। अब देखिए, इसी प्राक हड़प्पा से नियोलिथिक, या देखिए नियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज से नौसारो में जब आए, यहाँ पे
प्रोटो हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटो हड़प्पन से ले इधर आते हैं और यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक कोरिलेशन बन गया नियोलिथिक एज से हड़प्पन सिविलाइजेशन तक का हम लोगों ने एक कोरिलेशन देख लिया। इसी तरीके से हम लोग जब एक दूसरे से जोड़कर पढ़ेंगे ना, जहाँ पे छूट रहा है उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, आसानी से सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आने लगेंगी। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला उल्लेख किसने किया था, तो 1826 में चार्ल्स मैसन जी ने किया था। ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम आपसे परीक्षाओं में ठीक है पूछ सकता है, या किसी एक, इस बार तो यूपीएससी में उसने पुरातत्वविदों के नाम भी दे दिए थे, जो उत्खनन करता थे पुरातत्वविद थे कि ये क्या है। ठीक है, असल में वो पुरातत्वविद थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहली बार एक टिले पर गए। वो नहीं जानते थे कि ये हड़प्पा है, वो इसका नाम नहीं जानते थे। ठीक है, कि ये हड़प्पा है, हड़प्पा नाम उन्होंने नहीं दिया। तो एक टिले पे गए, वो हड़प्पा नामक स्थान पे है, इसलिए उसे हड़प्पा टिला कहा गया। तो सबसे पहला उल्लेख हड़प्पा के टिले का सबसे पहला उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया। 1853 में कनिंघम जाते हैं, वहीं पे कनिंघम जाते हैं, लेकिन वहां से वो उस समय पहली बार खाली हाथ चले आते हैं और यहीं पे वापस कनिंघम फिर से जाते हैं 1872 में, और यहाँ से उनके एक मित्र के द्वारा एक हड़प्पा के वृषभ का मुहर मिलता है, लेकिन वो उसकी विशेषता को व्याख्या करने में असफल रह जाते हैं। ठीक, उसके बाद 1853 के बाद 1856 का समय आता है। ब्रंटन ब्रदर्स, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, नाम याद रखिएगा, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ठीक, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन कराची से जो लाहौर का रेल मार्ग बन रहा था, ठीक है, रेल मार्ग जब कराची से लाहौर का बन रहा था, तो उसी समय 1856 में इन्होंने क्या किया, जो हड़प्पा का टिला था जिसका उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया था, वहाँ से ईंटें निकाल कर मतलब बस बनवा रहे हैं, रेलवे ट्रैक बनवाने लगे। ठीक, उनको तो ये पता नहीं था कि नहीं ये सबसे जो है कि ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता की ये अवशेष है। तो वहाँ पे उनको ईंटों का ढेर मिला, बनवाने लगे उसी से, जो है बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद आता है 1912 का समय। ठीक है, 1921 का समय आता है। 1912 का एक समय आता है और यहाँ पे रॉयल सोसाइटी में ठीक है, रॉयल सोसाइटी में एक लेख लिखा गया। रॉयल सोसाइटी के अंतर्गत बैठक हो रही थी, इसी में एक लेख लिखा गया या लेख एक पढ़ा गया जिसमें कि हड़प्पा का उल्लेख मिला। ठीक है, हड़प्पा के बारे में थोड़ी बात करी गई, इस टिले के बारे में। ठीक, उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में कौन, दयाराम साहनी, ठीक है, हड़प्पा की खोज करते हैं, हड़प्पा की उत्खनन करते हैं। क्या करते हैं, खोज करते हैं और उत्खनन करते हैं, खोज और उत्खनन करते हैं। उसके बाद 1922 का समय आता है। 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। तो इस तरीके से ये हड़प्पा की खोज का पता चलता है। और जब हड़प्पा की खोज की पता चलता है, खोज का ना, तो ये पता चलता है कि ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का पता चलता है। अब देखिए, अभी इसके नामकरण में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक फैक्ट यहां से देखें कि भारत के प्राचीनतम शहरों का अवशेष सबसे पहले किसने प्राप्त किया था, तो कनिंघम ने प्राप्त किया था। अब देखिए, कुछ जो है कि विद्वानों के नाम है, इतिहासकारों के नाम है या पुरातत्वविदों के नाम है, उनके नाम के साथ इन्होंने
क्या इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें बात करेंगे। जैसे जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु घाटी में नवीनतम जो है कि खोज की घोषणा करी, नवीनतम सभ्यता की खोज की घोषणा किसने करी थी? जॉन मार्शल ने करी थी। क्यों? क्योंकि 1921 में ये इस समय जो है कि ASI के प्रभारी थे। ठीक, चलिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के भी प्रभारी जॉन मार्शल रहे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी भी रहे। किनके नेतृत्व में हुआ? प्रभारी तो जॉन मार्शल थे, नेतृत्व में किनके हुआ? दयाराम साहनी हड़प्पा, राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर हम हड़प्पा के नामकरण की बात करें, देखिए वो अलग चीज है कि सबसे पहले कुछ लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह नाम ठीक नहीं है। सही नाम क्या है? सही नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि यह पुरातत्व में एक नियम है, पुरातत्व में एक नियम है कि किसी भी सभ्यता की खोज सबसे पहले जिस स्थान पे होती है उस सभ्यता को उसी नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से हड़प्पा इसका नाम होना चाहिए। चलिए, हड़प्पा के जो क्षेत्र का है उसका उल्लेख ऋग्वेद में जिस नाम से किया गया है उसका नाम हरियूपिया है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा और उसे कहा और एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता जो ये स्थल है, अगर इनका विस्तार भारत के और विस्तारित क्षेत्र में होता है तो इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता का नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखा मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन इनकी पुस्तक है। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान है व्हीलर ने सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड लिखा, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड लिखा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सिंधु सभ्यता कहा। व्हीलर ने क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता नाम दिया। MR मुगल हो गए। इन्होंने अर्ली हड़प्पन कल्चर नामक बुक लिखा। ठीक है, और इसे जो नामकरण इसमें किया बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता, क्या? बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता इन्होंने इसका नामकरण किया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग गार्डन चाइल्ड को देखेंगे। गार्डन चाइल्ड ने द अर्बन रिवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखा, द अर्बन रिवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखा और इन्होंने गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता को कहा प्रथम नगरीय क्रांति कहा। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा? प्रथम नगरीय क्रांति कहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग हड़प्पा की बात करें तो थर्ड कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, इसके चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग कई बार तिथि क्रम के बारे में भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तिथि क्या है, तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने इसकी तिथि निर्धारित करी थी 3250 BC से लेके 2750 BC। ये इन्होंने सबसे पहले एक तिथि निर्धारित करी थी। ठीक है, 3250 BC से 2750 BC। ठीक, 3250 ऐसे याद करिए, 2750। ठीक, ये BC में चलेगा। फिर NCERT का बात हम लोग करें, क्योंकि पुस्तकों में कई बार परीक्षाओं में हमें ये ऐसे प्रश्न आ जाएं, तो NCERT इसकी तिथि क्या मानती है? तो ये 2500 BC से लेकर 1800 BC ये मानती है। ठीक है, 2500 से 1800 BC मानती है। व्हीलर जो है ये 2500 से 2800 ये भी कहते हैं, 2500 से 1800 ये भी कहते हैं। ठीक है, चलिए कार्बन 14 DP अग्रवाल और रोमिला थापर। कार्बन 14 हो गया, DP अग्रवाल हो गए और रोमिला थापर हो गए। ठीक, ये लोग जो कहते हैं ये 2300 से 1750, 2300 से ठीक है 1750 तक ये मानते हैं। और जो सारगौन का अभिलेख है, सारगौन का जो अभिलेख है उसके आधार पे अगर हम लोग तिथि निर्धारित करें तो इसका तिथिक्रम जो है यह है 3250 से लेकर 2750। ये है जो तिथि है, ये सारगौन अभिलेख है, मेसोपोटामिया का सारगौन अभिलेख है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मैं थोड़ा वहीं ये वाला तिथि NCERT वाली तिथि देख रहा था। हाँ सही है,
एनसीईआरटी वाली तिथि मैं थोड़ा वापस से देख रहा था कि सही है ना, हाँ तो सही है, ठीक है। 2500 से 1800, जब कभी आपसे परीक्षा में पूछे तो 2500 से 1800 के साथ हम लोग को जाना है। अगर कार्बन 14 के आधार पर पूछे तो 2300 से 1750 जाना है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके जो स्थल हैं, इनका जो संकेंद्रण मिलता है सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो सरस्वती घाटी के आसपास मिलता है। देखिए सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी में सबसे पहले, सिंधु नदी की घाटी में सबसे पहले ये खोजा गया था, इसलिए इसे सिंधु घाटी कहते हैं, सिंधु घाटी भी कहते हैं। लेकिन अगर सबसे अधिक संकेंद्रण की बात करी जाए कि सबसे अधिक कहाँ है, तो सरस्वती नदी घाटी में है। कहाँ पे, सरस्वती नदी घाटी में है, सबसे अधिक है। भारत में सबसे पहली बार सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समय ही कांसे का प्रयोग हुआ, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता है, सबसे पहली बार भी प्रयोग हुआ लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग हुआ था, बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयोग हुआ था। पत्थर निर्मित औजारों की संख्या ही अधिक थी, ठीक है, पत्थर निर्मित औजारों की संख्या अधिक थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी इनसे काफी बड़ी थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन इनसे काफी बड़ी थी। उदय की बात हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो पश्चिमोत्तर भारत की जो ताम्रपाषाण सभ्यताएं थी उनसे इनका विकास हुआ। और अगर हम विकसित हड़प्पन सिविलाइजेशन के मूल की बात करें, मूल केंद्र की बात करें कि विकसित हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे है, कहाँ पे था, तो पंजाब और सिंध में इसका केंद्र है। विकसित हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो केंद्र है पंजाब और सिंध में है, और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, एक त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में एक त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। अगर हम लोग इसके उत्तर से नॉर्थ से साउथ की दूरी का पता लगाएं तो यह लगभग 1400 किलोमीटर बैठता है, और हम लोग ईस्ट से या वेस्ट से ईस्ट की दूरी का पता लगाएं तो यह लगभग 1600 किलोमीटर बैठता है। इसमें विस्तृत है, 1300 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। अच्छा, दो अन्य अभी हम लोगों ने देखा था, ये तीसरी कांस्ययुगीन सभ्यता है, ठीक है, थर्ड कांस्ययुगीन सभ्यता है हड़प्पा। तो इसका मतलब दो और कौन से हैं, तो आपका मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया भी दो और कांस्ययुगीन सभ्यताएं हैं। यह चीज हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पहली बार एक समतल मैदान की संस्कृति भी इसे कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, समतल मैदान की संस्कृति भी इसे कहते हैं, ठीक। चलिए अभी हम लोगों ने देखा था कि उत्तर में इसका जो केंद्र है यह नॉर्थ में मांडा है, साउथ में दैमाबाद है। नॉर्थ और साउथ में कितना विस्तार है, नॉर्थ और साउथ में इसका विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर है, ठीक है, जबकि ईस्ट और वेस्ट में इसका विस्तार लगभग कितना है, 1600 किलोमीटर है। तो अगर हम लोग उत्तरी सीमा की बात करें तो जम्मू में चेनाब नदी के दाएं तट पर मांडा अवस्थित है। कई बार इसे अखनूर भी बोला जाता है, अखनूर का क्षेत्र भी बोला जाता है। तो मांडा या अखनूर कोई भी आए, निश्चिंत होकर आप मान लीजिएगा, ठीक है। कई पुस्तकों में आपको इधर रहमान ढेरी भी मिलता है, ठीक है, तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे, रहमान ढेरी क्यों दिया रहता है, ठीक है, हम लोग उस पे भी बात करेंगे अभी। अगर इसकी दक्षिणी सीमा की बात करी जाए तो यह महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में यह प्रवरा नदी के तट पे, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी के तट पे अहमदनगर में स्थित दैमाबाद इसकी साउथ सीमा है, दक्षिणी सीमा है। पूर्वी सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश में अपने यहीं पे दिल्ली के पास में मेरठ पड़ता है। हिंदन नदी के लेफ्ट तट पे आलमगीरपुर है। अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो दास्क नदी के तट पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दास्क नदी के तट पे सुख्ता गेंडोर है। ये इसका पश्चिमी विस्तार है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ठीक।
तो भारत में अगर हम लोग देखें तो जम्मू हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये महत्वपूर्ण प्रदेश है जहाँ पे कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का विस्तार है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान हो गया। अपवाद स्वरूप अफगानिस्तान में भी इसका विस्तार मिलता है। अपवाद स्वरूप अफगानिस्तान में जो इसका विस्तार मिलता है, ये एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण, ये क्या है कि महत्वपूर्ण जो है कि मतलब बस्तियां थी, व्यापारिक बस्तियां थी, ठीक है। अफगानिस्तान में सोरतुघई और मुंडीगाक में इनका विस्तार मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक। अफगानिस्तान में जो क्षेत्र हैं सोरतघई, अफगानिस्तान में कौन सी क्षेत्र है? सोरतघई, ठीक है। तो सोरतघई क्या है? अफगानिस्तान में जो क्षेत्र है सोरतघई वो क्या है? तो ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर है। यहाँ से नहर प्रणाली मिलती है, नहर की साक्ष्य मिलती है। अमुदरिया नगर के किनारे यह अवस्थित है, अमुदरिया नदी के किनारे अवस्थित है। और यहाँ से सैंधव बस्ती मिलती है। दूसरा जो स्थल है वह मुंडीगाक है, दूसरा जो स्थल है मुंडीगाक है, ठीक है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे इनके निर्माता कौन माने जाते हैं? द्रविड़ माने जाते हैं, भूमध्य सागरी माने जाते हैं, ठीक है। द्रविड़ या भूमध्य सागरी लोग माने जाते हैं। और यह सबसे अधिक जनसंख्या वाली यहाँ पे प्रजाति थी। द्रविड़ या भूमध्य सागरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली प्रजाति थी। हड़प्पा सभ्यता में कुल 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या कॉकेशियन, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या कॉकेशियन सिंध क्षेत्र में आने वाली सबसे पहली प्रजाति थी। और जो मोहनजोदड़ो से नग्न कान से नर्तकी की मूर्ति मिली है, नग्न कान से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है मोहनजोदड़ो से, यह, ठीक है, यह जो है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या कॉकेशियन थी। मंगोलायड या मंगोलियन, ठीक है, मंगोलायड या मंगोलियन, ये पुजारी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिलती है यह मंगोलायड या मंगोलियन थी, ठीक है। और चौथी जो प्रजाति है वह अल्पाइन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बीबी लाल जी ने सबसे पहले बोला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस और अर्ली वैदिक आर्य जो हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग और अर्ली वैदिक आर्य जो लोग हैं वो एक ही हैं। तो सबसे पहले यह बात किसने कही थी? तो सबसे पहले यह बात बीबी लाल जी ने करी थी, ठीक। चलिए तो ये देख लेते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद काल विभाजन हम लोग कल देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर निर्माता और उसके प्रतिपादक, एक डाइकोटॉमी चलती है, एक विवाद चलता रहता है कि इसके निर्माता सभ्यता कौन है और उनसे संबंधित कुछ प्रतिपादक हैं। तो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ये निर्माता है, ऐसी बात व्हीलर कहते हैं, गार्डन चाइल्ड कहते हैं। और आर.डी. बनर्जी और सुनीति चटर्जी कहते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो निर्माता हैं वह द्रविड़ हैं। वहीं अमलानंद घोष और डी.पी. अग्रवाल कहते हैं कि सोथी संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ है। जबकि रोमिला थापर और फेयर सर्विस, कौन से? रोमिला थापर और फेयर सर्विस कहते हैं कि बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों से हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है कि विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, ठीक है। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण बातें थी, हम लोगों ने इनको कवर किया। हम लोग निश्चित तौर पे इस स्थिति में हैं कि हम लोग जो इसके पहले का जो सेशन किया स्टोन एज का, उस आधार पे जो भी PYQs के क्वेश्चन आए होंगे अब तक की परीक्षाओं में, चाहे आप मैं ये वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, चाहे आप कोई भी परीक्षा का प्रश्न पत्र आप उठाकर देख ले, अगर वहाँ से आपके प्रश्न पत्र का आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आप बोलिएगा। किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र आप उठा के आप उस सेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इसके आगे वाले बिंदु पे फिर कल नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।